तर आपण इथपर्यंत होतो बघा प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये. आपण काय डिस्कस करत होतो, डिस्प्लेसमेंट ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो टाइमचं एक फंक्शन आहे डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे किती टाइम मध्ये किती डिस्टन्स जात आहे हे आपल्याला म्हणता येतं. म्हणजे वेगवेगळ्या टाइमला वेगवेगळं डिस्प्लेसमेंट असू शकते. ठीक आहे. आता जसं की इथं बरेचसे एक्झाम्पल आहेत की डिस्प्लेसमेंट काय काय रिप्रेझेंट करतं, ते चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीजला रिप्रेझेंट करतं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जसं की कुठल्या क्वांटिटी पोझिशनला रिप्रेझेंट करतं, अँगलला रिप्रेझेंट करतं, प्रेशर, इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड वगैरे या सर्व गोष्टी डिस्प्लेसमेंटने चालतात. खूप बेसिक गोष्ट आहे ती, ते काही एवढं महत्वाचं नाही. डिस्प्लेसमेंट एक व्हेरिएबल आहे, त्याला तुम्ही एक्स आणि वाय वगैरे अशा कुठल्या तरी लेटरनी रिप्रेझेंट करू शकता. जर तो वाय ऍक्सिस मध्ये जर जात असेल तर त्याला वाय लेटरने रिप्रेझेंट करायचं, आणि जर तो एक्स ऍक्सिस मध्ये जात असेल तर त्याला एक्स लेटरने रिप्रेझेंट करायचं. ते रिप्रेझेंटेशन कोणत्या ऍक्सिसला तो मूव्ह होतो त्याच्यावरती डिपेंड असतं. ठीक आहे. त्यानंतर इथं मॅथमॅटिकली आपण डिस्प्ले, आता कुठलेही आपण फंक्शन जर म्हणतो तर मॅथ्स मध्ये त्याला कसं लिहितात, एफ ऑफ टी, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट हे फंक्शन ऑफ टाइम आहे. मग आपण त्याला असं लिहितो फंक्शन ऑफ टाइम मॅथ्स मध्ये. मग हे फंक्शन नावाचं एक चॅप्टर झालेलं असतं तुम्हाला, आणि फंक्शन ऑफ टाइम जर असेल तर याचं डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू किती असते, ए साइन ऑफ ओमेगा टी असते. जर आपण वाय ऍक्सिसला डिस्प्लेसमेंट घेतोय तर आपण साइन घ्यायचं, आणि जर आपण एक्स ऍक्सिसला डिस्प्लेसमेंट घेतो तर आपण कॉस घ्यायचं, कारण त्याच्या दोन कॉम्पाउंड मध्ये रिझॉल्व्ह झालेलं असतं. असं इकडे कॉस येतं आणि इकडे साइन येतं. तर व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पाउंड मध्ये रिझॉल्व्ह होतं डिस्प्लेसमेंट. जर मध्येच जात असेल असं तर मग ते व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल, तर व्हर्टिकल घ्यायचं तर साइन घ्यायचं, हॉरिझॉन्टल घ्यायचं तर कॉस घ्यायचं. ठीक आहे. काय घ्यायचं हे डिपेंड करतं मोशन कुठल्या ऍक्सिस मध्ये असते. ठीक आहे. त्यानंतर इथं बरेचसे एक्झाम्पल दिलेत, हे आपण ऑलरेडी बघितलं. सिंपल पेंडुलम आपण बघितलं ऑलरेडी, त्याचं एक्झाम्पल आपण किती वेळापासून बघतोय. हा पेंडुलम असा इकडे जातो. आता याच्यामध्ये काय डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल, इट्स अ अँग्युलर डेव्हिएशन फ्रॉम द व्हर्टिकल विथ द ड्युरिंग ऑसिलेशन. म्हणजे काय, याच्यामध्ये अँग्युलर डेव्हिएशन होतं. अँग्युलर डेव्हिएशन म्हणजे हा पेंडुलम इथं होता, तो इथं गेला, म्हणजे एवढा अँगल त्याच्यामध्ये तयार झालेला आहे. त्याला तुम्ही कोणतं डिस्प्लेसमेंट म्हणणार, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बरोबर ना. याच्यामध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला पाहायला भेटतं. काल डिस्कस केलंय आपण भरपूर याच्यामध्ये. त्यानंतर ड्युरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साऊंड वेव्ह इन एअर, डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इज लोकल चेंज इन द प्रेशर विथ द टाइम. म्हणजे जर आपण साऊंडचं बघितलं, ठीक आहे, प्रपोगेशनचं साऊंडचं बघितलं एअरमध्ये, तर साऊंड वेव्ह कशी जाते, अशी कॉम्प्रेशन रॅडिफॅक्शन अशी जाते ती. ठीक आहे. वेव्ह बघितली असेल तुम्ही अशी 10वी पर्यंत. तर हे याचं जाण्याची एक पद्धत असते. ते काय जाते, कॉम्प्रेशन मग रॅडिफॅक्शन, मग कॉम्प्रेशन मग रॅडिफॅक्शन, अशा प्रकारे जाते. स्प्रिंग जसा मूव्ह होतो तसं. याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इज लोकल चेंज इन द प्रेशर विथ द टाइम. आता याच्यामध्ये काय असतं, प्रेशर चेंज झालं की तुम्हाला हे कॉम्प्रेशन रॅडिफॅक्शन वगैरे पण चेंजेस पाहायला भेटतात. म्हणजे एअरची डेन्सिटी वाढली किंवा प्रेशर कमी जास्त झालं की हे साऊंड पण कमी जास्त जायला लागतो. असं असतं ते, कारण डेन्सिटी मॅटर करते. आता जर जसं तुम्ही डोंगरावरती जाल, म्हणजे उंचावर, आता माउंट एव्हरेस्टवर जाऊन जर तुम्ही आवाज दिला तर तो दूरपर्यंत जातच नाही, तो तिथल्या तिथंच थांबून जातो. का? कारण तिथं ऍटमॉस्फिअरचा लेअर कमी आहे. कळलं का? आणि साऊंडला प्रपोगेट करणारे रिस्पॉन्सिबल कोण आहे, ते ऍटमॉस्फिअर होतं, एअर. ते एअरचे जे मॉलिक्युल असतात ना, ते साऊंडला इकडनं इकडे ट्रॅव्हल करतात. म्हणजे जिथं एअरचं प्रमाण कमी असेल किंवा डेन्सिटी कमी असेल किंवा प्रेशर कमी असेल, त्या ठिकाणी साऊंड सुद्धा चांगल्या प्रकारे प्रपोगेट होत नसतो. मग तुम्हाला हा ऑब्झर्व होईल, पावसाळ्यामध्ये खूप दूरपर्यंत आवाज जातो, तो समरमध्ये जात नाही. कारण समरमध्ये काय झालेलं असतं, इथलं ऍटमॉस्फिअर गरम होऊन ते वर निघून गेलेलं असतं. पावसाळ्यामध्ये इथे ह्युमिडिटी असते, त्यामुळे याची डेन्सिटी वाढलेली असते. जेवढी डेन्सिटी जास्त तेवढा साऊंड चांगल्या प्रकारे प्रोपोगेट होणार. तर पावसाळ्यामध्ये खूप दुरून नाही आवाज येतो आपल्याला, म्हणजे रेल्वे वगैरे इतकं दूर जरी असली तरी तिचा आवाज येत असतो. पण उन्हाळ्यामध्ये तो आवाज येणं बंद होऊन जातं. किंवा सकाळी आवाज येतो, दिवसा येत नाही. सकाळी काय येतो, कारण एअरमध्ये मॉइश्चर वाढलेलं असतं. मग मीडियम लागतं तर साऊंड प्रपोगेट होणार, नाहीतर नाही होणार. असं येते किंवा कमी होईल. तर पुढचा पॉईंट दिला त्यांनी इथं, ड्युरिंग द प्रपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह द डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल ऑफ आर इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक फील्ड विच व्हॅरी पिरियडिकली विथ द टाइम. म्हणजे आता जर आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला जर पाठवत असू, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह त्या अशा जातात सायनोसायडल मध्ये. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला दोन गोष्टी फ्लक्च्युएट करतात, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड. जर तुम्ही यांना इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवले वेगवेगळ्या, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची स्पीड पण कमी जास्त होते. कळलं? मग डिस्प्लेसमेंट फ्लक्च्युएट करणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी, कारण ते टाइम पिरियडिक फंक्शन आहे. त्यानंतर पिरियडिक फंक्शन काय असतं, ते की एक सर्टन टाइम पिरियड मध्ये रिपीट होणाऱ्या फंक्शनला आपण पिरियडिक फंक्शन म्हणतो. जे पिरियडिक मोशन दाखवतात ते पिरियडिक फंक्शन असतं. पिरियडिक मोशन जो दाखवेल तो पिरियडिक फंक्शन असतो.
आता हा ऍक्च्युअली फिजिक्सचा तेवढा मेजर पार्ट येत नाही, त्याला फक्त तुम्ही एक लक्षात ठेवा की असं काहीतरी असतं. जे पण पिरियडिक असतात त्यांना साइन आणि कोसाइन मध्ये आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. म्हणजे त्यांचं इक्वेशन हमेशा साइन किंवा कोसाइन मध्ये येईल, म्हणजे साइन किंवा कॉस मध्ये. मग ते इक्वेशन आपण असं घेताना घेतलं होतं बघा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, बरोबर की नाही. इक्वेशन काय आलं होतं, कारण ते पिरियडिक मोशन आहे. कळलं का? असं आहे. बाकी ठीक आहे, बाकी नाही केलं तरी चालेल, तो मॅथ्सचा पार्ट येतो मग, फक्त घेतला इथं मी. त्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ साइन अँड कॉस फंक्शन्स रिपीट्स आफ्टर अँग्युलर डेव्हिएशन ऑफ 2π. म्हणजे साइन आणि कॉसचे जे व्हॅल्यू असतात ना, त्या 2π डिग्री नंतर स्वतःला काय करायला लागतात, रिपीट करायला लागतात. म्हणजे 360 डिग्री नंतर रिपीट व्हायला लागतं ते. म्हणजे पुन्हा 360 डिग्री झालं की साइनची व्हॅल्यू स्वतःला काय करते, रिपीट करते. तुम्ही साइन 0 हाँ साइन का टेबल रिपीट हो जाएगा. मतलब जैसे साइन का टेबल देखा होगा तुमने, साइन ऑफ जैसे 0 डिग्री रहता है, फिर 90 डिग्री होगा, फिर 270 डिग्री होगा, फिर 360 डिग्री होगा, और फिर उसके आगे कौन आएगा फिर, और 90 इसमें बढ़ जाएगा ना, तो 450 आएगा. बराबर है. 180 भी होना चाहिए बीच में, यहाँ पे 180 होगा. ठीक है. तब ये देखो साइन की वैल्यू 0 कितनी रहती है, 0 रहती है. 90 कितनी रहती है, 1 रहती है. 270 कितनी रहती है, नहीं 180 आएगी बीच में. 180 कितनी रहती है, 0 रहती है. फिर 270 -1 रहती है. फिर वापस से 0 हो जाती है. फिर वापस से क्या आएगा अभी, 1. तो ये साइकिल यहाँ से फिर से चालू हो जाता है. तो 2π डिग्री से साइन हमेशा खुद को रिपीट करने लगता है. 2π मतलब रेडियन में 2π बोलेंगे, डिग्री में 360. तो एक रोटेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका होता है. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ये ओमेगा के फॉर्मूले मैंने कल ही बताया. ओमेगा के फॉर्मूले दो रहते हैं, एक 2πn फ्रीक्वेंसी में एक फॉर्मूला आता है, और ओमेगा का फॉर्मूला एक टाइम पीरियड में भी आता है, डिवाइड बाय टी. तो टाइम पीरियड अगर रहा तो डिवाइड बाय 2π डिवाइड बाय टी करो, और फ्रीक्वेंसी में लाना हो तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी करो. ओमेगा से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी. तो डिपेंड करेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं वहां से निकालूंगा ओमेगा से. ऑनलाइन इथपर्यंत क्लियर आहे का प्रत्येकाला? येस सर. आर्या आहे का क्लासमध्ये? आर्या हो सर. लक्ष द्या. चला लक्ष द्या इकडे. अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन अँड कोसाइन्स ऑफ द पिरियडिक फंक्शन. आता हे लिनियर कॉम्बिनेशन असतं त्यांचे. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, आपण दोन वेव्हला एकमेकांमध्ये मर्ज करू शकतो. हे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हचा कॉन्सेप्ट झाला. मग हा नेक्स्ट टॉपिक येईल तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये. ठीक आहे. याच्यात काय करायचं असतं आपल्याला, दोन वेव्स असतात. दोनों वेव्स को मैं, मराठी समजताय का यश? पूरा समजताय ना? दोनही वेव्सला मी काय करणार आहे, एकमेकांमध्ये मर्ज करणार आहे. म्हणजे असं झालेलं आहे समजा की एक वेव्ह ही अशी आहे, ठीक आहे, आणि दुसरी वेव्ह त्याच्यावरती ओव्हरलॅप व्हायला लागली अशी, पण त्याची अँप्लिट्यूड डिफरंट आहे. कळलं? तर दोन वेव्ह जे एकमेकांवर ओव्हरलॅप होतात तेव्हा त्यांची जी अँप्लिट्यूड असते ती मॅक्झिमाइज होते. याची अँप्लिट्यूड एवढी होती, त्याच्यानंतर याची अँप्लिट्यूड त्याच्यापेक्षा मोठी होती, आणि दोनही वेव्ह एकमेकावर सुपर इम्पोज झालं असं म्हणतो. मग आपण याला काय म्हणतो, सुपर इम्पोज झालं किंवा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह म्हटलं जातं या कॉन्सेप्टला. दोन वेव्ह एकमेकावरती ओव्हरलॅप होणार, किंवा ओवरलैप थोड़ी हो रहा है, ओवरलैप ही हो रहा है ना. इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे है ना, बस एम्पलीट्यूड कम ज्यादा है. फिर उसका फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम, बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट. तो एम्पलीट्यूड किसको बनाती है, लाउडनेस को, इंटेंसिटी को. तो अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइन वेव बन जाएगा एक, समझे. और कंबाइन वेव बनेगा ऐसे बड़ा, लाइक दिस, ग्रेटर बन जाएगा उनसे. ये कंबाइन वेव की जो एम्पलीट्यूड रहती है बड़ी वाली, ये एम्पलीट्यूड रहती है इन दोनों के एम्पलीट्यूड की सम. समझा, A1 प्लस A2. इसका एम्पलीट्यूड A1 होगा, इसका एम्पलीट्यूड A2 होगा, दोनों की सम होके टोटल एम्पलीट्यूड बन जाता है. तो इसको बोलते तुम एम्पलीफिकेशन. क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर्स रहते. देखो वो अभी गणपति में देखे होंगे तुमने, बड़े बड़े डीजे रहते ना, वो बड़े बड़े नहीं रहते क्या, वो साउंड प्रोड्यूस करते हो बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं. एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, तब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती, तब उसका लाउडनेस बढ़ता है. तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है. लाउडनेस एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगा. तो वो दो वेव्स को लाएगा, इकट्ठा करेगा और लाउडनेस इंक्रीज करेगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव करेगा और खत्म करेगा. तो ये सारी चीजें है यहाँ पे. तो ये जो बात कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, तो डेसिबल लाउडनेस का यूनिट है ना. हाँ, तो यहाँ पे देखो दो वेव्स थी, है ना, एक की एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ ओमेगा थी, दूसरी की एम्पलीट्यूड बी कॉस ऑफ ओमेगा थी. दोनों को उसने प्लस करके एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाई, उसको आर बोलता है. वो क्या बोलता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
क्या है तुम्हारी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड हो गई पूरी, और ये बी हो गया आर कॉस ऑफ फाइव, और इसको दोनों को सुपर इम्पोज करके उसने रिजल्टेंट बनाया। क्या बनाया उसने, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आर जो हो गई वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, दोनों के मिला के जो बनेगी वो, दोनों वेव मिला के जो बनेगी। अब ये छोड़ दो इतना, ये चैप्टर है आगे चल के पूरा अच्छे से, तो इधर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसको, ये रिजल्टेंट वगैरह कितना। हाँ हाँ वो कर लेंगे बाद में, फाइन निकालेंगे, ये डेरिवेशन भी आएगा, इसको छोड़ दो फिलहाल, चैप्टर लेने वाले हम उस पर डायरेक्ट पूरा कंप्लीट। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, अगर नीट में तुम्हें मार्क्स लाना है, जेई में मार्क्स लाना है, तो ये चाहिए तुम्हें, जो भी चाहिए हो। तो एसएचएम क्या होता है, एसएचएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है एसएचएम, उसने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी दो, एक तो पीरियोडिक होना चाहिए, और उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो हमेशा टुवर्ड द मीन होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो एसएचएम होता है। तो हर एक वो मोशन जो एसएचएम है, जैसे पेंडुलम एसएचएम है, और ये फैन घूम रहा है वो एसएचएम है क्या, नहीं है, क्योंकि वो मीन की तरफ नहीं आता हमेशा, वो घूमते रहते आगे आगे, है ना। ये फैन ऐसे आगे आगे घूमते रहते हैं ऐसे, वो मीन की तरफ नहीं आ रहा है, सेंटर की तरफ आना चाहिए, एक की तरफ आना चाहिए उसमें। अब जैसे पेंडुलम है, देखो पेंडुलम कैसे रहता है, ये उसका मीन पोजीशन है, वो यहाँ पे जाता है, फिर वहां से वापस किसकी तरफ आता है, मीन की तरफ। ऐसे मोशंस को एसएचएम बोलना। मतलब हर एक ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं हो सकता, ऑसिलेटरी मोशन अलग भी है जो एसएचएम नहीं है। फैन है ना, फैन घूम रहा है, एसएचएम है क्या वो मीन की तरफ ही नहीं आता है, ऑसिलेटरी है ना वो, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, हाँ पीरियोडिक है, तो ऑसिलेटरी नहीं, हाँ पीरियोडिक है। तो हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन ही एसएचएम होता है। देखो दो तीन नाम है इसके, तो बोलते टाइम गलत बोल दिया मैंने, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या आप एसएचएम बोलो, तीनों का मतलब एक ही हो जाता है। ये वाइब्रेटरी मोशन का मतलब भी वही होता है, कोई भी चीज उसके मीन के अराउंड ऊपर नीचे हो तो वो वाइब्रेट हो रही है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब भी वही होता है, वो मीन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करनी चाहिए। और वो मीन के अराउंड क्यों करेगा वो, क्योंकि मीन की तरफ कोई तो भी फोर्स लगा होगा उसको खींच रहा है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, एक तो पीरियोडिक भी होगा और मीन की तरफ फोर्स भी लगा होगा। तो ये तीनों मोशन का मतलब एक ही है, एसएचएम मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। तो एसएचएम में कोई प्रॉब्लम अभी, तो कौन सी मोशन एसएचएम रहेगी वो समझेगा, हाँ जो मीन की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगी वो एसएचएम रहेगी। तो ऐसी बहुत सी मोशंस हो सकती है। तो अभी एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या, ये जो पेंडुलम होता है ना, वो यहाँ पे जाने के बाद इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक फोर्स लगा है जो उसको मीन की तरफ खींच रहा है, वो फोर्स को क्या बोलेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। वो रिस्टोरिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है के इंटू एक्स के इतना। अब ये एग्जाम्पल आया है स्प्रिंग से, स्प्रिंग देखा है तुमने कभी, वो स्प्रिंग को अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट दिया, समझो लेट्स आज मैं यहाँ पे एक चीज मान लेता हूँ, देखो समझो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है लाइक दिस, ठीक है, और इसको एक मास लगाया तुमने एम, और ये उसकी फिलहाल कौन सी पोजीशन को है, मीन पोजीशन को है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन हो गई। अब अगर तुमने इसको डिस्प्लेस किया, एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया तुमने कुछ तो भी, फोर्स लगाने से क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो प्रेस होने के बाद ये स्प्रिंग ऐसे इकट्ठा जमा हो जाता है यहाँ पे, तो इतने डिस्प्लेसमेंट, इतने डिस्प्लेसमेंट पे आ गया वो मास, तो तुम्हारा अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, है कि नहीं। तो तुम्हारा इतना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, कितना क्या किया तुमने, हाँ तो डिस्प्ले एक्स और वाई दोनों डिस्प्लेसमेंट ही रहते हैं। वाई मतलब बोला ना, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और अगर एक्स एक्सिस में हो रहा है तो एक्स लेना, वाई एक्सिस में हो रहा है तो वाई लेना। अगर ये स्प्रिंग वर्टिकल कर दूं तो वाई आ जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल कर दूं तो एक्स आ जाएगा, तो वही फर्क है इसमें बस। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैंने बॉडी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो तो अभी अगर मैं कुछ तो भी डिस्प्लेस हो रहा हूं, तो इसमें ये कॉम्प्रेस होके क्या बना रहा है, एक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, समझे क्या। और पोटेंशियल एनर्जी बाद में रिलीज होगा तो क्या क्रिएट करेगा, वो एक
फोर्स क्रिएट करेगा जो उसको फिर से किसकी तरफ भेजेगा, मीन मीन की तरफ, है ना। स्प्रिंग को दबा के छोड़ दो, दब जाता है क्या, वो बाउंस बैक होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि तुमने स्प्रिंग को दबा के इसमें कौन सी एनर्जी को स्टोर करके रखा है, वो बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक में कन्वर्ट होने के लिए वो एक फोर्स लगाएगी। किस तरफ लगाएगी, जिस तरफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। लेकिन रिस्टोरिंग जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, राइट की तरफ, बाउंस बैक करेगा ना। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है ये, रिस्टोरिंग। स्टोर हुआ था, अब रिस्टोर हो रहा है। तुमने दबा के स्टोर किया था, है ना। अब बात छोड़ने के बाद रिस्टोर हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है फोर्स। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की हमेशा कैसे रहती है, अपोजिट रहती है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट को चला तो रिस्टोरिंग राइट को लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट को दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट को लगेगा। वो हमेशा मीन की तरफ ही रहता है, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मीन से दूर की तरफ कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट रहेगी, तो इनके फॉर्मूले में हमेशा माइनस आएगा। तो फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स और वो जो फोर्स हमने लगाए थे इक्वल रहेंगे। कौन सा, हमने जो फोर्स लगाए थे उधर से, हाँ, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल रहेंगे। नहीं वो नहीं रहता है ना, वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारा जो स्प्रिंग है ना उस पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत बहुत ज्यादा रिजिड स्प्रिंग ले लिया तो तुमने कितना भी फोर्स लगाया तब भी रिस्टोरिंग फोर्स उतना नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग पे मैटर करता है ना। स्प्रिंग जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। तो ये डिपेंड इस फोर्स पे नहीं है, ये डिपेंड स्प्रिंग पे है। समझे क्या, स्प्रिंग का मटेरियल किस पे डिपेंड है वो, हाँ, मटेरियल क्या यूज कर रहे हो तुम। अगर तुमने आयन यूज किया, आयन का स्प्रिंग यूज किया, तो थोड़ा उसका डायमीटर, फिर उसका रेडियस, फिर उसका वो सारी चीजें मैटर करेगी उधर, क्योंकि उसकी रिजिडिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको एक पर्टिकुलर नाम है, रिजिडिटी नाम है उसका। तो रिजिडिटी जो है ना, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, ये सारी चीजें वहां पे आ जाती है। तो वो अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, वो इंजीनियरिंग में आएगा तुम्हें पूरा डिटेल में। स्प्रिंग का पूरा चैप्टर रहता है इंजीनियरिंग में। फिलहाल हमारे लिए बस इतना समझो तो कि ये स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल डिपेंड करता है ये रिस्टोरिंग फोर्स पे। स्प्रिंग का मटेरियल बहुत मैटर करेगा। अगर मटेरियल चेंज कर दो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी चेंज हो जाएगा, समझे। कोई मटेरियल ज्यादा देगा, कोई मटेरियल कम देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रखता है वो ज्यादा देगा, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखता वो कम देगा। जैसे तुमने अगर कार्बन स्टील यूज किया तो कार्बन स्टील बहुत प्रेस नहीं होता है, बहुत कड़क रहता है, वो हार्डनेस रहता है। तो उसको तुम कितना भी दबाओ वो थोड़ा सा ही बाउंस बैक करेगा, दबता ही नहीं तो क्यों, कैसे क्या बाउंस बैक। तो ये यहाँ पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो मैटर नहीं करता, बाउंस बैक होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी कम है, उसकी वजह से वो रिस्टोरिंग फोर्स उतना देगा नहीं। और वहीं पे तुम अगर दूसरा कोई चीज ले लो, जैसे नॉर्मल जो स्प्रिंग ले लो, कास्ट आयरन वगैरह का, वो जल्दी जल्दी क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होता है, वो प्रेस हो जाता है। तो ज्यादा प्रेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा तो ज्यादा स्टोरिंग हो जाएगा। तो बेसिकली हमें स्प्रिंग के मटेरियल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक चीज है कि हम मटेरियल पे ध्यान देंगे। तो अभी मटेरियल जो होता है ना स्प्रिंग का, उस वो हर एक मटेरियल का हमने अलग अलग निकाल के रखा है स्प्रिंग के मटेरियल का। तो नॉर्मली जितने मटेरियल के स्प्रिंग बनेंगे उतना सबका निकल कर रखा है। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के। अब ये जो के होता है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये स्प्रिंग का मटेरियल कैसे बिहेव करेगा या उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कितना है, वो ये के रिप्रेजेंट करता है। और ये के हमारे पास हर एक मटेरियल का अवेलेबल है। लेबोरेटरी में हमने हर एक मटेरियल का के निकाल के रखा है। आयन का कितना रहेगा, कास्ट आयन का कितना रहेगा, तो के दे के रखेगा हमेशा। तो उसको दो वर्ड बोले जाते हैं, एक तो उसको कभी कभार स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है जब स्प्रिंग का एग्जांपल रहेगा, ठीक है। और अगर स्प्रिंग ना हो कि दूसरा कुछ रहा तो फिर हम स्प्रिंग बोल सकते हैं क्या उसको, तो उस वक्त उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल नेम है, क्या, फोर्स कांस्टेंट। एकदम प्रॉपर नेम अगर होगा तो फोर्स कांस्टेंट है, और अगर उसके लिए लोकल नेम चाहिए थोड़ा सा तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग का यूज किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो जनरली बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स कांस्टेंट। वो फोर्स कांस्टेंट है, वो फोर्स डिपेंड करेगा वो मटेरियल पे, और मटेरियल के लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा, के। ओके, किस पे डिपेंड है, मटेरियल पे डिपेंड है। मटेरियल जो यूज होगा उस पे के डिपेंड रहेगा, मटेरियल चेंज के चेंज, ठीक है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड हो गया, कौन सी दो चीजों पे, और रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी दो चीजों पे डिपेंड है और रिस्टोरिंग फोर्स, एक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है,
जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, बेसिकली वर्क होता है, जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया ना, तो वर्क बढ़ जाएगा, तो वर्क बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करता है, और दूसरा उसका मटेरियल मैटर करता है। तो मटेरियल के लिए कौन मैटर करेगा फिर, की फोर्स कांस्टेंट। तो फिर इसका फार्मूला दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट्स व्हाई ये फार्मूला ऐसे आता है। देखो, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या लिखा फिर उसने, क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आल्सो। और रिस्टोरिंग फोर्स की और डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट है वो। तो फिर फार्मूला बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट डाला मैंने, ये के और ये माइनस और ये एक्स, समझा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का ये फॉर्मूला याद रखना। अब ये हर एक चैप्टर में आएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी आएगा, और वाइब्रेशंस में भी आएगा, बहुत से चैप्टर्स में ये फॉर्मूला रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पे जब भी मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो माइनस के एक्स होता है, ये याद आना चाहिए, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया इसको, बहुत बार रिपीट होगा ये फॉर्मूला। ऑनलाइन कोई डाउट है क्या अभी इसमें? नो सर। ओके, अभी देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स का हो गया। अब तुम फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम इसको लिख सकते हैं। अब मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा फिर, माइनस के एक्स हो गया ना। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब मास जो होगा वो कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, वो अगर चाहिए होगा तो मास मास को इधर क्या कर लो, डिवाइड करो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा तुम्हें, माइनस के एक्स अपॉन एम। ठीक है। और अगर मुझे वेलोसिटी वगैरह चाहिए होगी या डिस्प्लेसमेंट वगैरह चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो, ये एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी रहता है, डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा ना। तो मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा, इसको एक्सेलरेशन को, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस के बाय एम, कॉन्स्टेंट इधर लिखे और एक्स इधर लिखा। ठीक है, तो ये हो जाता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। ठीक है, अब इसको के बाई एम को हम ओमेगा भी बोल सकते हैं, अब वो भी चीज डालेगा इधर, आगे लिखा होगा इधर, डाल दिया ओमेगा, दिख रहा है क्या? मैं फिर से बताऊं क्या, डेरिवेशन डेरिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये पैटर्न जरूरी है। ये जो इक्वेशन रहता है ना, ये बहुत बार रिपीट हो जाता है और कहीं कहीं पे आ जाता है, तो हमें दिक्कत हो जाती है कि क्या लिखा है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है। अब ये कैसे आया वो फिर से बताता हूँ, मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ। फोर्स जो था आपका वो था माइनस के एक्स, आप फोर्स को लिख सकते थे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं इसको माइनस के एक्स लिख सकता था। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं ये मास को इधर डिवाइड कर लूंगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम, और ये एक्स हो गया। के बाय एम को बाजू बाजू में लिया, दैट्स वाई, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स वेरिएबल हो सकता है, बराबर है ना। फिर एक्सेलरेशन को मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बोला, तो ये माइनस के बाय एम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया जाए तो एक्सेलरेशन। तो बेसिकली तुमने वेलोसिटी की जगह पे डी बाय डी टी और फिर से डी एक्स बाय डी टी डाला, तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं। तो कितनी बार डेरिवेटिव लिया? डबल। तो 2 बार लिया ना। हाँ। नहीं समझा? हाँ, डेरिवेटिव 2 बार हुआ ना, फिर तो डबल डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इसको डबल डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा जब मैथ्स क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी ना इसमें एक और फार्मूला है, ये भी ओमेगा का फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस पूरे चैप्टर में। ओमेगा के 3 फार्मूले हो गए अभी, कौन कौन से? ओमेगा का फ्रीक्वेंसी में एक फार्मूला आता है 2 पाई एन, ओमेगा का 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड में एक फार्मूला आता है, और ओमेगा का एक स्प्रिंग कांस्टेंट और मास में भी एक फार्मूला आता है। इसका डेरिवेशन तुम्हें है नहीं अभी, ये मास्टर में आएगा जब तुम मास्टर करने जाओगे फिजिक्स में, डिग्री में भी नहीं आता है। ठीक है, तो फिलहाल तो है नहीं अभी कुछ, इसको रट्टा लगा दो।
तो ओमेगा का और एक फार्मूला है जो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। के का मतलब फोर्स कांस्टेंट और एम का मतलब मास, मास और उसका अगर तुम स्क्वायर रूट ले लो तो फिर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसके, और मैं हमेशा ये चीज रिपीट करते रहता हूँ। व्हाई? बिकॉज यही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएंगे हमेशा। तो आपको हमेशा वही क्वेश्चन आएगा कि सर आप कभी कभी टू पाई एन ले लेते, कभी टू पाई बाई टी ले लेते, कभी आप के बाई एम ले लेते, हर जगह ओमेगा ही निकाल रहे हो आप। तो ओमेगा के ही फॉर्मूले, जब जरूरत होगी उस वक्त मैं उसको यूज करूंगा, समझा? हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे के बाई एम मिल रहा था, मिल रहा है कि नहीं? तो मुझे बताओ के बाई एम का फॉर्मूला क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो मैं के बाई एम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर डाला था, कुछ गलत हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे देखो इसने ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डाला है, ठीक है? और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट किया है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखेगा और इसमें ओमेगा वगैरह मिसिंग कर देगा, मतलब ऐसे बोल के रखेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती पिटनी चाहिए कि जलनी चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन था किसका? एसएचएम का। पैटर्न देखो ना, एक स्क्वायर के टर्म है, फिर एक्स के टर्म है और फिर जो, तो इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -6। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। अभी गलती से गलत हो गया, ये प्लस होना चाहिए। हाँ, वो कभी। तो फिर अगर तुम्हें ओमेगा चाहिए होगा तो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 6 लेना पड़ेगा, तब जाके ओमेगा है। तो फिर ओमेगा निकाल के फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले ओमेगा की वैल्यू तुम्हें दी नहीं रखी होती, और ओमेगा चाहिए होता है तुम्हें, तो कहां से निकालोगे? इक्वेशन में कंपैरिजन करके निकालेंगे। ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो और आगे चलो, समझा? क्लियर है ना अभी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। किसको नहीं समझा होगा तो पूछ लो। ये डेरिवेशन नहीं भी याद रहना तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, वो तो याद ही होना चाहिए। ऑनलाइन काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला इथं? हॅलो, ठीक आहे, चला पुढे चला। मग आता इथं डिफरन्शियल इक्वेशन, आता यांनी यांनी हे एक्झाम्पल सांगितलंय, मागच्या वेळेस मी हे क्लिअर केलं होतं एक्झाम्पल बघा, की सुरुवातीला हा पार्टिकल आहे बघा इथं, ठीक आहे? हा पार्टिकल इकडनं काय करणार आहे, असा रोटेट होणार आहे, बरोबर? ऑसिलेट करणार आहे असा। मग आता हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, मग याच्यामध्ये काय म्हटलं त्यांनी, की इथं होता, इथून तो इथपर्यंत गेला पी पर्यंत, मग त्याने किती अँगल परफॉर्म केला इथून इथपर्यंत? काहीतरी अँगल परफॉर्म केलेला असेल ना, आणि मग त्याच्यानंतर मग तो पुढे मूव्ह होतोय, बरोबर की नाही? मग आता हा अँगल किती असतो हा पॉइंट महत्वाचा आहे। आता बघा याचा अँगल तुम्ही कसा काढणार? हा थिटा, हा थिटा ऍक्च्युअली तुम्ही जर नीट बघितलं ना तर हा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आहे आणि हा थिटा आहे। हा थिटा काढण्याचा एक फॉर्म्युला असतो, काय? डिस्प्लेसमेंट कसं काढतात? वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी थी? एंगुलर वेलोसिटी। और कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक जाने के लिए? टी टाइम लगा, तो उसका थीटा कितना हो गया फिर? ओमेगा टी ना। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? वेलोसिटी इंटू टाइम करके, है कि नहीं? वेलोसिटी कौन सा है? एंगुलर। टाइम कितना है? टी। तो y से p तक जाने के लिए t टाइम लगेगा, और वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा टी, तो उसका टाइम, उसका एंगल कितना हो गया फिर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इंटू टी हो गया। तो ओमेगा टी बेसिकली एंगल होता है। क्या होता है वो? हाँ, इसको अलग से ट्रीट मत करो, ये एक टाइप का एक एंगल है, इसकी कुछ तो भी 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसी कुछ भी वैल्यू रहेगी, ठीक है? और अभी ये बोल रहा है यहाँ से कि यहाँ तक चला गया, तो अभी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से बोलेगा कि अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी ही होगा, समझा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल रहता है, मैथ में पढ़ा होगा ना 7th 8th में। ये ऐसे जेड बन जाता है, और जेड वाले अंदर वाले इंटीरियर एंगल कैसे रहते फिर? इक्वल। तो अगर ये ओमेगा टी है तो फिर ये भी ओमेगा टी आएगा,
क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या थी, पैरेलल थी, और ये ट्रांसवर्सल थी, तो उस हिसाब से ये ओमेगा टी आ गया। अब उसको डेरिवेशन में मत जाओ, वो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो अगर मैंने पूछा कि ये पी पॉइंट को कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करोगे तुम, तो वो पॉइंट से सीधा एक्सिस पे जाओ, मीन से जितना मिलेगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, समझा। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट बढ़ते रहता है, घटते रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो अगर जो पी वाई का जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है, हाँ, पी वाई का किधर का, पी और वाई की हाँ ये डिस्टेंस एक्स है, इतना, हाँ इतना भी एक्स है। तो देखो अभी ना हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट देखो, ये पॉइंट पहले वाई को था, फिर बाद में थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया होगा, फिर बाद में थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, है ना। तो जैसे जैसे वो मोशन दे रहा है ना, वैसे 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 उससे उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, दिख रहा है क्या, एरो की लेंथ को देखो ना, तो कम हो रहा है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, और आखिरी में क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये होता है साइन का टेबल, ठीक है। तो देखो अभी तुम ये साइन एक्सिस चलेगा इधर, ठीक है, तो साइन का तुम टेबल देखो, साइन और कॉस का। अब इसने वाई एक्सिस पे लिया है ना, तो हमें कॉस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस लिया है तो हमें कॉस लेना पड़ेगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसा लेंगे, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर है कि नहीं। एक्स एक्सिस लिया तो कॉस लेने का, और वाई लिया तो साइन लेने का। तो हमने एक्स लिया तो हम कॉस लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना तुम, ये है कि नहीं। तो अभी कॉस का टेबल तुम ढंग से देखो, कॉस का 0 डिग्री कितना रहता है, 1, और कॉस का 90 डिग्री कितना रहता है, 0। तो देखो ये 0 डिग्री पे था पहले, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, जैसे जैसे वो 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया 90 डिग्री को, वैसे उसकी वैल्यू लगभग 0 हो गई। तो इस तरह से चलता है। और अगर तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लो तो बस यहाँ पे साइन ले लो, वो अपने आप आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स का रिलेशन बता रहा हूँ मैं, कैसे मैच हो रहा है वो। तो अभी फिलहाल इतना ही समझना था उसमें। फिर बाद में इसने इक्वेशन लिया, देखो एक्स का लिया तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी ले लिया, फिर ये ओमेगा को फिर वो बहुत से मैनेज कर रहा है, तो ओमेगा की जगह पे उसने 2π/t डाला, एक बार ओमेगा की जगह पे फ्रीक्वेंसी में डाला, तो नए फॉर्मूले बन जाएंगे ओमेगा की वैल्यू पुट कर, समझा। डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, और एक वाला वाई वाला रहता है, वाई इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी वाला। तो साइन कॉस कुछ भी लिखो, ढंग से लिखोगा। तो देखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम किसी मोशन को एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो, कहां से, एक्सट्रीम से, तो फिर कॉस आएगा, और अगर तुम मीन से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर साइन आएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि टेबल ही वैसे बताता है आपको। टेबल को देखा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को कभी, टेबल को देखो, देखो साइन और कॉस के टेबल की वैल्यू देखो, साइन ये कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। साइन का 0 डिग्री क्या आता है, 0, और कॉस का 0 डिग्री 1 रहता है, और साइन का 90 डिग्री क्या आता है, 1, और कॉस का 90 डिग्री 0। बचपन में देखा होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाँ याद है कि नहीं। हाँ, तो इसमें एक चीज तुम्हें नोटिस करने जैसी है, हम 0 डिग्री कब लेते हैं, जब हम मीन को रहते हैं, बराबर है ना। तो दो कंडीशन है, देखो ये साइन का कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉस का कंडीशन बता रहा हूँ। अगर आपका एक पेंडुलम है, वो मीन पोजीशन को फिलहाल है यहाँ पे, ये इसका कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, तो कौन से डिग्री से स्टार्ट कर रहा है वो, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है ना, तो फिर उसको वैल्यू आप पे उसके 0 लेना। तो अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट मीन से करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और पेंडुलम घूमने चालू होगा, तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन ए साइन ऑफ ओमेगा टी होना चाहिए, समझा। हाँ और अगर कोई पेंडुलम है, वो ऑलरेडी किस पोजीशन को है, एक्सट्रीम को, आपने उसको एक्सट्रीम को खींच लिया और फिर वहां से छोड़ा नीचे, तो स्टार्टिंग आप कहां से कर रहे हो, एक्सट्रीम से। हाँ एक्सट्रीम पॉइंट से कर रहे हो ना स्टार्टिंग, तो फिर कॉस का टेबल रोल में आएगा, क्योंकि आप जब 0 डिग्री, आपने 0 डिग्री एक्सट्रीम को पकड़ा था फिलहाल, उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा ना, 1 रहेगा। आप ऑलरेडी हाई डिस्टेंस पे थे, वहां से आपने स्टार्ट किया, समझा। तो फिर उस वक्त इक्वेशन होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी।
तो कब साइन और कब कॉस? एक्सट्रीम का cos, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो कॉस और मीन से स्टार्ट करेंगे तो साइन। आसान है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका टेबल वैसे बोलता है। cos का ऐसे शुरू होता है। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 9th 8th 10th में था तुम्हें, है ना? तो वो फिजिक्स में अभी रोल में आ गया इधर। तो आपको हमेशा वो दिक्कत रहेगी कब साइन कब कॉस, तो उसके लिए वो लॉजिक है। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो कॉस लेने का फॉर्मूला, और आप मेन पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो साइन लेने का फॉर्मूला। बाकी फिक्स्ड है। कोई डाउट इसमें? समझ गया? ऑनलाइन क्लियर है क्या एवढं? हो और ये आगे का जो ये जो अल्फा लिखा है ना इसने, ये अल्फा क्या है? इनिशियल फेज एंगल। मतलब शुरुआत में ही कुछ तो भी एंगल लीडिंग रहेगा या लैगिंग रहेगा, उसके लिए लिया जाता है वो। ठीक है? तो कुछ कुछ कोई वेव पहले से ही आगे चल रही है और कोई वेव पहले से ही पीछे चल रही है, तो दोनों में कुछ तो भी एंगल बनेगा ना पहले से ही, तो इसको बोलेंगे अल्फा, इनिशियल फेज एंगल। समझा? चलो आगे चलो। अब ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका बहुत। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? पहले तो वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी क्या रहता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या रहता है? डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तुम्हें पता है क्या है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन क्यों लेना? मैं मीन से स्टार्ट कर रहा हूँ हमेशा, मीन से। अगर उसने बोला एक्सट्रीम से करो तो फिर कॉस लेना, नहीं तो साइन ही लेंगे। अगर हमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो हमेशा हम मानेंगे कि पेंडुलम मीन से ही स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है? अगर बोला जाए एक्सट्रीम से तो फिर एक्सट्रीम लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो हमारा इक्वेशन ए साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा डिस्प्लेसमेंट का। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलना चाहिए? वेलोसिटी मिलना चाहिए। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? कांस्टेंट बाहर आ जाता है। हाँ, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। ठीक है? अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव लेना है आपको। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है? डेरिवेटिव में क्या रहता है? जो चीज कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो क्या पे आ जाएगी? बाहर। तो एम्पलीट्यूड आप बाहर ले लो। ठीक है? और फिर बचेगा क्या? डेरिवेटिव सिर्फ आपको किसका लेना है? साइन ऑफ ओमेगा टी का। ओमेगा अब भी देखो, बाहर आएंगे ना। हाँ, नहीं अभी नहीं, पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो अभी पहले तो मुझे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है? साइन ऑफ थीटा का कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे कौन है इधर? ओमेगा टी है ना। तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल के साथ निकालना पड़ता है। तो पहले तो तुम क्या करो, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी तो लिख लो तुम, ये कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा इसके साथ। और फिर थीटा की जगह पे ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमें आगे लेना पड़ता है, जो थीटा की जगह पे आ जाए उसका डेरिवेटिव। तो अब ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ओमेगा रहता है कांस्टेंट, टी का डेरिवेटिव रह जाएगा 1, क्योंकि टी से ही डेरिवेटिव ले रहे। तो फिर ये ए आ जाएगा, फिर ये कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ओमेगा, और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। टी से डेरिवेटिव लेंगे तो 1। तो फिर ओमेगा इंटू ए एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। दिख रहा है? देखो उधर, बराबर है। ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। रट्टा लगा लिया तो बहुत अच्छा है, अगर जिसको मैथ आता है उसने निकाला तो भी चलेगा। रट्टा होना चाहिए, लेकिन इतने बेसिक बेसिक चीजों को निकालते बैठेंगे तो टाइम चले जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है। तो जिनका मैथ्स होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका मैथ्स नहीं उनको थोड़ा सा सीखना। मैथ्स में तो ये मतलब बहुत चिल्लर वाली चीज है। मतलब